Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So let's begin with our next part of MCQs. तो ये हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोनाउंस द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। केशवानंदा भारती केस बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि सबको पता है, जिन्होंने पॉलिटी बेसिक सीखी उनको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में दिया था। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया है। क्वेश्चन में ये दे देगा कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब जो स्टेटमेंट्स देते हैं ना उनमें से दे देगा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ना डिफाइन किया है बेसिक स्ट्रक्चर को, तो नहीं किया है। फिर यह बोल देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बेसिक स्ट्रक्चर, तो वो भी नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये, मतलब डिफाइन नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ एक थ्योरी दी थी कि कुछ कुछ चीज़ें हम बेसिक स्ट्रक्चर में मानेंगे और वो हम केस बाय केस बेसिस पे वो लोग ऐड करते रहते हैं लिस्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया है बेसिक स्ट्रक्चर, और जो वर्ड है बेसिक स्ट्रक्चर वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं वो तुम्हें याद रखनी है। दूसरी चीज़ ये केशवानंदा भारती केस मैंने आपको बता ही दिया। बाकी जो 3 केसेस है इस क्वेश्चन में अपन वो देख लेते हैं कि उनसे क्या रिलेटेड है, ठीक है, मतलब उनमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले जो गोलकनाथ केस है उसमें जो 1967 में हुआ था उसमें ये हुआ था कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो जो फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट है ना उसको अमेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है, ये गोलकनाथ केस में कहा था, ठीक है। और जो मिनर्वा मिल्स केस है उसमें ये बोला था कि जो जुडिशियल रिव्यू है ना किसी चीज़ का, मतलब जो ये जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है, ठीक है, इनमें बैलेंस बोला था। ये किसी ने बोला कि जैसे डीपीएसपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ने बोला फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन करते हुए, जो जुडिशियल रिव्यू है वो एक पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको मेंटेन करते हुए इन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स और जो डीपीएसपी है वो दोनों बैलेंसिंग फीचर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये किसमें बोला था? मिनर्वा मिल्स केस में, ठीक है। इसको ऐसा याद रखना कि किसी मिल को चलाने के लिए ओनर और वर्कर्स दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों इंपॉर्टेंट है, ये इस केस में बोला था। और गोलकनाथ केस में, यानी गोलक से ऐसे रखना जैसे गुल्लक है, तो पार्लियामेंट के पास कितना ही तुम्हारे गुल्लक में पैसा हो बट तुम फंडामेंटल राइट्स फिर भी नहीं ले सकते हो, फिर भी अमेंड नहीं कर सकते हो, ये इस केस में बोला था, ठीक है। दो हम फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, कि आगे के केसेस में आ गया था जुरिस्डिक्शन, बट गोलकनाथ केस में एज अ पर्टिकुलर इस केस में हम बात कर रहे हैं कि ये बोला था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता है, ओके। उसके बाद में जो स्वर्ण सिंह केस हुआ था उसमें ये बोला था कि जो गवर्नर जो है उसके पास जो पावर है ना पार्डन वगैरह करने की, पनिशमेंट को वो कम्प्लीटली माफ़ कर सकता है आर्टिकल 161 में, तो वो सब्जेक्ट है टू द जुडिशियल रिव्यू। वो अपनी मर्जी से ये चीज़ें नहीं कर सकता है कि आज उसका मन किया कि भाई आज इसकी फांसी या सजाए मौत कम कर दो, हटा दो इसको, 22 बरी कर दो, काइंड ऑफ स्टेटमेंट गवर्नर दे देता है तो अंडर आर्टिकल 161 तो वो नहीं होगा। मतलब वो अगर कर रहा है तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। वो अपनी मर्जी से ये चीज़ें नहीं कर सकता है, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू मतलब कि वो गवर्नर का जो डिसीजन होगा ना कि अगर उसने सर्टेन प्रिजनर का वो माफ़ किया है, कोई पनिशमेंट कम की है, तो उस चीज़ का उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, ओके। तो ये किस में बोला था? स्वर्ण सिंह केस में। शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 402। द सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप, हाई कोर्ट्स आर इन द मिडल एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर द बॉटम, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं, हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, हाई कोर्ट मिडल में है और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एकदम लोअर लेवल पे है, ठीक है। उसके बाद में इंडियन जुडिशरी फॉलोज अ 3 टायर यूनिफाइड सिस्टम। हम सबको पता है ये यूनिफाइड ही है, अलग अलग होता तो अलग अलग होता ना, जैसे यूएसए में अलग अलग वो जुडिशरी होता है, तो अपने यहाँ पे यूनिफाइड है, ओके। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों ईजी स्टेटमेंट्स है और कुछ एक्सप्लेन करने वाला भी नहीं है। थोड़ा ये देख सकते हैं, एक सेकंड, बहुत जूम इन जूम आउट हो रहा है, लेट मी सेव इट। हाँ अब ठीक है। तो ये कहाँ मेंशन है? देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 124 में है और हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 214 में है। नंबरिंग सेम है, आगे पीछे है, इसमें 12-4 है, इसमें 21-4 है, 4 दोनों के एंड में है, एक में 12 है। सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो तुम्हारे 12 बज जाएंगे और हाई कोर्ट तुम्हारे 21 बजा देगा काइंड ऑफ, ठीक है। 12 कहाँ बज रहे हैं, बस इतना याद रखो। सुप्रीम कोर्ट में तो अपने आप याद आ जाएगा कि इसका अपोजिट हाई कोर्ट में हो जाएगा। इनका एस्टेब्लिशमेंट का जो आर्टिकल है वो है ये, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ठीक है। इनमें से सुप्रीम कोर्ट का जज है वो सिर्फ एक ही इन चारों में से किसी एक ग्राउंड पे, तो वो कौन सा होगा, ठीक है, रिमूव किया जा सकता है, वो चीज़ पूछा है। डिसरिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी,
मर्डर चार्जेस और लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो सबसे पहले लैक ऑफ नॉलेज को हटाओ, ये नहीं होता है, वो जज की पोजीशन पे बैठा है तो उसको नॉलेज है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो अपन बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें हर जगह किसी का भी रिमूवल हो, ये चीज़ें बहुत कॉमन रहती है, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। तो यही करेक्ट स्टेटमेंट होगा, यही रीज़न है, डिसरिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। और वो ऐसा ये तो सिर्फ ब्रीच है, मतलब इसके लिए इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं देते हैं कि तुमको रिमूव ही कर दिया जाए, ओके। और ये मर्डर चार्जेस है, मर्डर प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है कि मर्डर किया ही है, इट्स जस्ट अ चार्ज, ओके। तो ये क्या है, प्रूवन मिसबिहेवियर, मतलब प्रूव हो चुका है कि वो मिसबिहेवियर है, इनकैपेबल है उस पोस्ट पे बैठने के लिए। ये सिर्फ क्या है, मर्डर चार्जेस, प्रूवन मर्डर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स के वर्ड्स को अच्छे से करो, आपको नहीं भी आता होगा तो भी आप कर सकते हो इसको। मर्डर चार्जेस और प्रूवन मिसबिहेवियर, चार्जेस और प्रूवन फ़र्क है ना, तो हमारा बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये देख लो एक बारी, जजेस इंक्वायरी एक्ट है जो 1968 में आया था, सिर्फ थोड़ा ईयर याद रखने के लिए, ओके। और जो कमेटी बैठती है जज का वो मिसबिहेवियर और जो इनकैपेसिटी उसको प्रूफ करने के लिए, वो कितने मेंबर की कमेटी होती है, 3 मेंबर कमेटी अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ओके। नेक्स्ट देखो 404, द ओरिजिनल jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 अलाउज इट टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर स्टेट्स एंड अमंग द स्टेट्स। पिछले वीडियो में हमने क्या था, ओरिजिनल jurisdiction क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट अपने लेवल पे करता है, किसी स्टेट या इंडिया या बहुत सारे स्टेट्स का इनका जो डिस्प्यूट्स होता है, इसको कौन करता है, मतलब जैसे सेंटर का और स्टेट का हो जाए, या बहुत सारे स्टेट्स का या सेंटर का हो जाए, तो इसको कौन सॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जैसे इंडिया भी नहीं करेंगे अपने यहाँ पे, सेंटर करेंगे, सेंटर वर्सेस स्टेट, या फिर सेंटर वर्सेस बहुत सारे स्टेट्स, ठीक है, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट, ये, या फिर सेंटर प्लस स्टेट्स वर्सेस बहुत सारे स्टेट्स, ठीक है। तो ये जो कुछ केसेस होते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, दूसरा और देख देते हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 डील्स विद डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ये कह रहा है कि जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 143, वो भी इसी से रिलेटेड डील करता है। देखो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो होता है, उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट से अबाउट सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स या किसी और मैटर्स में जो पार्लियामेंट को नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। ये डिस्प्यूट्स पे बात नहीं करता है, डिस्प्यूट्स इज अबाउट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो ओनली ए विल बी द करेक्ट अंडर आर्टिकल 131, ठीक है। एडवाइजरी में वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करेगा, वो एडवाइस देगा, तो हमारा ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ये रहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट बाय, इनमें से देखो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी नहीं होगी, ठीक है, बहुत सिंपल एंड 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी या सिर्फ 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल और 2/3 का क्या मतलब है, या तो तुम सिंपल स्पेशल दोनों साथ में तुम कैसे कर सकते हो, और 2/3 मेजोरिटी क्या है भाई, स्पेशल मेजोरिटी विल बी द आंसर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द जुडिशरी हैज़ द पावर, इसमें से नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है, कि इनमें से एक गलत होगा, बाकी ये 3 करेक्ट होंगे, ओके। द जुडिशरी हैज़ द पावर टू पेनलाइज दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हमें पता है ये कि जो जजेस है, वो जो जुडिशरी है वो अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकती है, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड देखो, द जजेस आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन बोथ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर फॉर देयर सैलरीज एंड अलाउंसेज। फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, अगर ये फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते, पहली बात तो ये कितना ही गलत स्टेटमेंट बनाया इन्होंने, साफ साफ आर्टिकल 50 में लिखा है कि सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी पे बात की गई है, ठीक है। अब अगर इंडिपेंडेंस पे बात की गई है और उसको फाइनेंशियली वीक थोड़ी बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमन सेंस है ना ये, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा बिना किसी सेकेंड थॉट के। पर फिर भी देख लेते हैं हम एक बारी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द जजेस, करेक्ट स्टेटमेंट है। आज तक जजेस कोई भी रिमूव नहीं हुआ है, एक जज का वो चला था पार्लियामेंट में, बट रिमूव नहीं किया गया। बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसीजर हो जाता है किसी जज को रिमूव करना, ओके। द लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, ठीक है, तो ये करेक्ट है, वो लेजिस्लेचर नहीं इन्वॉल्व होता है। कॉलेजियम सिस्टम होता है जिसमें जजेस ही है वो नाम सजेस्ट करते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट देखता है। तो एग्जीक्यूटिव इज इन्वॉल्व, लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व, ओके।
तो ये वाला हो गया करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। फाइनेंशियली नहीं है, वो ऐसे कहते हैं ना, चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो उस पे चार्ज होता है, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट है, वो कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है कि जब मर्जी तब प्रेसिडेंट कह देगा नहीं अब रोक दो, सैलरी रोक दो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, नहीं, ये ऐसे नहीं होता है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन दैट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे हाई कोर्ट जज है उनका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आता है पैसा, और जो सुप्रीम कोर्ट है उनका कहाँ से आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 में सुप्रीम कोर्ट वाला। ओके, नेक्स्ट देखो, द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन बोथ इंटीग्रेटेड एंड डुअल सिस्टम। क्या हमारे यहाँ पे डुअल सिस्टम चल रहा है? एक ही कोर्ट का सिस्टम चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हमारे डुअल सिस्टम तो नहीं है यहाँ पे। डुअल सिस्टम का मतलब ये होता है कि दो कोर्ट्स का चीज़ें चलना, ठीक है, डुअल सिस्टम नहीं है, इंटीग्रेटेड ज़रूर है, ठीक है, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है, डुअल नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। डुअल कोर्ट ऑफ सिस्टम मैंने बता दिया, मल्टी कोर्ट सिस्टम, अब इस पे देखो कंफ्यूज नहीं होना है। आप ऐसे सोचोगे कि भाई मल्टी कोर्ट सिस्टम है हमारा, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी है और ये वो, तो मल्टी कोर्ट सिस्टम होगा, तो नहीं। मल्टी कोर्ट सिस्टम ये होता है कि जैसे सेम अथॉरिटी डिफरेंट, जैसे हाई कोर्ट है, ठीक है, अगर हरियाणा का हाई कोर्ट है तो उसके पास हरियाणा की अथॉरिटी है, ठीक है, पंजाब के हाई कोर्ट के पास पंजाब की अथॉरिटी, मतलब सॉरी इनका तो सेम ही है, मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे गुजरात का हाई कोर्ट है, ठीक है, तो उसके गुजरात की अथॉरिटी इसके पास है, राजस्थान का हाई कोर्ट है इसके पास है। अब ये थोड़ी है कि राजस्थान का ही मैटर ये हाई कोर्ट भी देख रहा है, सेम मैटर के लिए हम गुजरात में भी जा सकते हैं, इनकी टेरिटरी है ना यार। जैसे हर हाई कोर्ट की एक टेरिटरी डिसाइडेड है, जैसे पंजाब हरियाणा का एक सिंगल हाई कोर्ट है, तो वो उनकी टेरिटरी है, उस टेरिटरी में वही कोर्ट करेगा, ठीक है। वो हमारा ऐसा है कि लोअर कोर्ट में हार गए तो हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में हार गए तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम दो हाई कोर्ट से सेम मुद्दे पे बहसबाजी कर रहे हैं, उनकी टेरिटरी फिक्स होती है, यानी वो इंटीग्रेटेड है, डुअल नहीं है। होप आपको समझ आ रहा होगा ये चीज़, या जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, तो सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है, डुअल नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, इनमें से स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है? स्टैट्यूटरी वो होती है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, स्टैट्यूटरी वो होती है जो किसी कानून से बनी होती है, किसी एक्ट से बनी होती है। ओके, तो हम इनमें से देखते हैं बारी बारी से। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, ये एक्ट से बने हैं, ये उसमें भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, इसको लाने के लिए हमने एक्ट भी बनाया हुआ है। ओके, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हम सबको पता है ये एक्ट से है। नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स, ये वाला कोई किसी एक्ट से नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये एक्ट से है। सिर्फ सी वाला जो है ना, फार्मर वाला, वो किसी भी एक्ट से नहीं है। हम देख लेते हैं कौन कौन से एक्ट से हमने बनाया था। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो हमने अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ये ओरिजिनली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी 338A में, ठीक है, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में बनाई थी। वुमेन कमीशन 1990 वाले एक्ट से बनी है, पहले वुमेन पे ध्यान दिया, फिर ह्यूमन्स पे ध्यान दिया, 90 में ये बनाई, 93 में ये बनाई। और फार्मर वाली जो है वो 2004 में सेट अप हुई थी MS स्वामीनाथन के अंडर में। एक एडवाइजरी कमेटी थी, कमीशन थी, कुछ भी मान लो, बट ये किसी एक्ट से नहीं बनाई गई थी, ठीक है। कौन सी? फार्मर्स वाली 2004 में बनाई गई थी। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता जो है इसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स है और हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ओके, भारतीय न्याय संहिता इंट्रोड्यूसेस कम्युनिटी सर्विसेज एज अ पनिशमेंट फॉर माइनर ऑफेंसेस, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारा जो देखो जो प्रीवियस लॉज थे ना, उनमें क्या होता था कि तुमने जैसे तुमने छोटी चोरी कर दी या तुमने किसी का कोई सामान चुरा लिया, या बहुत ही जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो पनिशमेंट देते थे ना, उसके लिए प्रिजन में डाल देते थे। फिर प्रिजन बहुत ओवर क्राउडेड हो जाता था, बीमारियाँ फैल जा रही हैं और खाना नहीं हो रहा है, सरकार का खर्चा बढ़ रहा है, चीज़ें हो रही है। तो हम जो नया एक्ट लेकर आए थे, इंडियन पेनल कोड को वो अमेंड करके उसको हटा के और नया लेकर आए थे भारतीय न्याय संहिता। तो उसमें हमने ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड की है जिससे थोड़ा डेवलपमेंट आए सोसाइटी में, ठीक है, थोड़ा सिविक सेंस इंप्रूव हो। जैसे जो बहुत ही माइनर सी जो ऑफेंसेस होते हैं उसके लिए हमने क्या किया कि कम्युनिटी सर्विस करना है। जैसे जो पंचायत लेवल पे तो ये आज भी होता है, जैसे गौशाला में गुड़ दे दिया या काइंड ऑफ ऐसे थोड़ी सफाई कर दी या तुमने किसी की हेल्प कर दी, तो वो जो कम्युनिटी सर्विस है लोकल लेवल पे लोग करवाते हैं। बट अब इसको हमने कानून बना दिया कि माइनर ऑफेंसेस के लिए हमने कम्युनिटी सर्विसेज का प्रावधान लेकर आए हैं। ओके, तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है
अगर हमारा ए करेक्ट है तो सी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, द स्कोप ऑफ समरी ट्रायल्स हैव बीन लिमिटेड टू ओनली सीरियस ऑफेंसेस अंडर द न्यू लॉ, ठीक है। जो समरी ट्रायल्स है, ठीक है, कि जो ट्रायल्स कर रहे हैं ना हम लोग, वो सिर्फ कुछ सीरियस ऑफेंसेस के लिए हैं लिमिटेड, सारों के लिए ट्रायल नहीं होगा भाई। किसी को भी पकड़ के हम अंदर डाल सकते हैं, पर ट्रायल सिर्फ सीरियस ऑफेंसेस का करेंगे। ये कितना इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, साफ दिख रहा है ये। तो हमारा बी आंसर आ ही गया सिर्फ इसको हटाने से। बाकियों को तुम ट्रायल ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ सीरियस ऑफेंसेस का। मतलब मर्डर कर दिया तो ठीक है, चाकू मारा तो तुम नहीं करोगे, मतलब वो मरा नहीं तो वो सीरियस नहीं है ऑफेंस। तो ये बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट है। सेकंड हटा दो, द रिफॉर्मेटिव अप्रोच एम्स टू एंश्योर सोसाइटल री इंटीग्रेशन ऑफ ऑफेंडर्स, ठीक है। रिफॉर्मेटिव अप्रोच में क्या होता है कि जो किसी ने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, उसको सोसाइटी में वापस री इंटीग्रेट करना, उसको फिर से उसका लाइफ को सुधारना, मतलब आफ्टर द पनिशमेंट और काइंड ऑफ, वो रिफॉर्मेटिव अप्रोच लेकर आया है। हमें रिफॉर्म ही चाहिए हमारी सोसाइटी में। तो ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बहुत ही ठीक है। ये वाला भी ठीक है, तो 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये देखो, रिफॉर्मेटिव आउटलुक, रिहेबिलिटेशन देते हैं, थेरेपी करवा रहे हैं उनकी हम लोग। तो ऐसे करके हमने चीज़ें ऐड की गई है, ठीक है। उसके बाद में ये बोला है कि जो इसने ना जो नया हम लॉ लेकर आए हैं, उसमें समरी ट्रायल्स का जो है ना बहुत ही पेटी ऑफेंसेस उनके लिए भी कर दिया है, कि भी एक्सपेंड कर दिया स्कोप, कि ट्रायल होना चाहिए, बिना ट्रायल के तुम किसी को अंदर नहीं डाल सकते हो। ओके, तो हमने उसको एक्सपेंड कर दिया स्कोप को, कि भाई ट्रायल तो करना ही पड़ेगा। मतलब अंदर डाल दे रहे हो तो ऐसा नहीं, हर के लिए तुम ऐसा नहीं कर सकते कि ट्रायल स्किप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रमोट्स ई फाइलिंग एंड वर्चुअल ट्रायल्स टू एक्सपीडिएट द जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। कि जो हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके अंडर में हमने क्या किया है कि हम लोग ये लेकर आए हैं, ई फाइलिंग वगैरह वर्चुअल ट्रायल कर देंगे ताकि जल्दी से जस्टिस जल्दी डिलीवर की जा सके। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और हम चेंज ला ही रहे हैं, तो ज़रूर हमने किया होगा। अगर आपको नहीं आता तो हमने किया ही है, ठीक है। उसके बाद में द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एम्स टू रिड्यूस द केस पेंडेंसी एंड एनहेंस एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस। बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है कि ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके हम लोग केस की पेंडेंसी कम कर दें और एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दें जस्टिस तक, ठीक है, कि लोगों को जस्टिस की जल्दी एक्सेस कर पाए वो लोग। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट देखो, विच लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम ऑपरेट्स एट द विलेज लेवल, ठीक है। इनमें से विलेज लेवल पे कौन ऑपरेट करता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ग्राम पंचायत करता है, ठीक है। सिस्टम ऑपरेट्स एट द विलेज लेवल, ग्राम सभा भी होता है, बट एट द पंचायती राज सिस्टम एट द विलेज लेवल इज ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम सभा इज अ पार्ट ऑफ इट। तो ये देखो, ग्राम सभा is a permanent body consisting of all registered adult voters within the village area. It is deliberative forum rather than an administrative tier. Okay? तो ये ग्राम सभा वाला आपको समझ आएगा कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टायर नहीं है, ये ऐसे ही सबका जो रजिस्टर्ड अडल्ट वोटर्स है उनकी एक परमानेंट बॉडी है। ओके, वैसे ग्राम पंचायत है ग्रास रूट लेवल पे। तो हमारा ये जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, ग्राम पंचायत जो है वो मीडियम लेवल पे होता है, ठीक है। सॉरी, ग्राम पंचायत लोअर लेवल पे हो गया, पंचायत समिति इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इन द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स प्रोसेस, ठीक है। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो है उसमें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है उसका क्या रोल होता है, ठीक है। पहला तो है टू कंडक्ट द सेंसस, पहला है टू कंडक्ट द सेंसस। अब ट्रिब्यूनल बनाएंगे हम सेंसस कंडक्ट करने के लिए, नहीं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये तो पहले ही पता, हटा दो इसको, ठीक है। टू इशू वोटर आईडी कार्ड्स, ट्रिब्यूनल वोटर आईडी कार्ड्स डालेगा, उसके लिए हम कोई वो बनाते हैं ना यार, बोर्ड बनाते हैं, कोई वैसी चीज़ें बनती है, ट्रिब्यूनल नहीं बनता है, ठीक है। तो ये भी नहीं। टू डिपोर्ट इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है, इसको एक बार सोचा जा सकता है, पर हम नेक्स्ट देखते हैं। टू वेरीफाई सिटीजनशिप क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनआरसी, जिन सिटीजन्स को एक्सक्लूड कर दिया है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से, उनकी जो सिटीजनशिप जो उनका क्लेम है उसको वेरीफाई करने के लिए ट्रिब्यूनल का यही काम होता है ना यार। अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो भी तुम इसको करेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर अंडर FRBM एक्ट। इसका फॉरेन रिसर्च एंड
इसका ऐसा होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसका क्या रोल होता है? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, ओवरसी डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, टू मैनेज फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, या टू प्रेजेंट फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट्स टू द पार्लियामेंट, ठीक है। तो हमें नाम से समझ आ रहा है, इसमें डेफिनेशन दे देते तो आपको उसको ऐसे करेक्ट कर देते कि फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट है उसको पार्लियामेंट के आगे रखना, यही रोल होता है फाइनेंस मिनिस्टर का, ठीक है। स्टॉक मार्केट रेगुलेट नहीं करेगा फाइनेंस मिनिस्टर, अगर फाइनेंस मिनिस्टर ये करेगा तो सीबी क्या करेगी, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिया ऐसे करके कुछ नाम है उसका, फुल फॉर्म बता रही हूँ। टू ओवरसी डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, ये फाइनेंस मिनिस्टर देखेगा। टू मैनेज फॉरेन ट्रेड की जो पॉलिसीज है वो फाइनेंस मिनिस्टर देखेगा, वो प्रेजेंट करेगा फिजिकल पॉलिसी अंडर दिस एक्ट। हमने स्पेसिफिकली इस एक्ट के अंडर बात की है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत 20 मिनट हो गए और हम सिर्फ 14 क्वेश्चन पे हैं अभी, ठीक है, तो बहुत फास्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी which of the following accurately describes the statutory responsibilities of the लोकपाल and the लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। इनमें से कौन सी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इस एक्ट के अंडर में मेंशन है, ठीक है। The Lokpal is mandated to provide the president with an annual report which will be laid before both houses of the parliament, ठीक है, कि एक एनुअल रिपोर्ट है जो लोकपाल मैंडेटेड है कि वो प्रेसिडेंट को देगा और प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउस के अंडर में रखेगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यही आंसर होगा। हमने बहुत सारी जगह पढ़ा है ये, कहाँ थी मैं, द लोकपाल इज मैंडेटेड टू प्रोवाइड, ये बता दिया था ना मैंने, हाँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, मैंने बताया था कि ये हम हर जगह पढ़ते हैं कि भाई सर्टेन कुछ ऐसे पोजीशन होते हैं जैसे सीएजी हो गया, ये तो इनको वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट्स देते हैं या गवर्नर को देते हैं, फिर वो दोनों हाउसेस के सामने रखते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी देख लेते हैं इन तीनों में क्या मिस्टेक है। द लोकपाल ऑपरेट्स अंडर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। लोकपाल करप्शन चेक करता है और वो डायरेक्टली पीएमओ के अंडर काम कर रहा है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। द लोकपाल मस्ट सबमिट रेगुलर रिपोर्ट्स टू द इलेक्शन कमीशन फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर। ऐसा देश में कब होने लगा कि भाई लोकपाल करप्शन की रिपोर्ट बना रहा है, उसने सारे सबका रिपोर्ट बनाया और उसने इलेक्शन कमीशन को बोल दिया कि पब्लिक को दिखाओ। आज तक हुआ है कभी ऐसा? जब तक नेताओं के आपस में जानी दुश्मन नहीं हो वो लोग, तब तक तो ऐसा पब्लिक डिस्क्लोजर मैंने तो देखा नहीं। जैसे एपेस्टिन फाइल्स आई थी, तो वैसे ही पब्लिक डिस्क्लोजर तब करते हैं जब बहुत ही काइंड ऑफ फॉरेन में हो पा रहा है ऐसा। इंडिया में अभी भी मुश्किल है ये चीज़ें। द लोकपाल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टास्क्ड विद मेकिंग फाइनल जजमेंट्स इन करप्शन केसेस। लोकपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जो फाइनल जजमेंट देती है करप्शन केसेस में, ठीक है। पहला तो यही देखो, यहाँ पे लोकपाल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और यहाँ एक्ट मेंशन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि फाइनल जजमेंट देती है। अगर लोकपाल फाइनल जजमेंट देगा करप्शन केसेस में तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, उसको क्यों बनाया हमने, ठीक है, ये देखना ध्यान से। पहली बात तो इसमें कहीं होगा, ये सिर्फ बता सकता है, ये कोई पीएमओ का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर सकता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद में इन्वेस्टिगेट किस किस के अगेंस्ट में कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स, ग्रुप ABCD, चारों ग्रुप के ऑफिसर्स के अगेंस्ट में। वो बोल देगा प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में नहीं कर सकता है, तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में भी कर सकता है, ओके। दूसरा स्टैट्यूटरी स्टेटस है, ओके, ये मैं बता ही चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Statutory grants to states by the union government under Article 275 of the Constitution are primarily recommended by which body? ठीक है, जो ग्रांट्स यूनियन देता है स्टेट्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स को देता है, जो आर्टिकल 275 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो जो है वो इनमें से कौन सी बॉडी रिकमेंड करती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो तुम लोग नीति आयोग को हटा दो, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्लानिंग बॉडी है, इसका ऐसा कोई ये फंड्स देने का काम नहीं करती। जो इससे पहले प्लानिंग कमीशन थी ना, वो ऐसा काम करती थी काइंड ऑफ, मतलब ग्रांट्स वाला भी नहीं, मतलब बांटने वाली चीज़ें। इसकी तभी इनकी मोदी जी से जब वो CM थे गुजरात के, तो वो फंड्स वगैरह को लेकर इशू हुआ था, तो सबसे पहले जब वो पावर में आए थे तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को ही हटाया था, ठीक है, और नीति आयोग लेकर आए थे। तो प्लानिंग कमीशन का ये काम होता तो भी अपन सोचते, पर नीति आयोग नहीं है, इसको हटाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो तो खुद ही अपनी डिपार्टमेंटल वो देते हैं ना कि हमको ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए, तो ये भी नहीं। नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल ग्रांट्स का बोल रही है, नहीं। अगर ये दोनों ये काम कर रहे हैं तो हमने फाइनेंस कमीशन क्यों बनाया है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन विल बी द आंसर, यही देखता है ग्रांट्स वाली चीज़ें, ये याद रखना, बी विल बी द करेक्ट आंसर।
ओके। और आर्टिकल भी याद रखना 275 में ग्रांट्स है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, 75 सबको याद होगा, ठीक है। नहीं याद तो याद करो कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर से, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा टू द लोकसभा। तो 275 में अगर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो 275 में हम तुम्हें ग्रांट्स भी दे रहे हैं, इसको ऐसे याद रखना। हाउ मेनी अदर मेंबर्स आर देयर इन द फाइनेंस कमीशन एक्सेप्ट द चेयरमैन। चेयरमैन को छोड़ के फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर होते हैं? 4 और मेंबर्स होते हैं, ओके। विच मीन्स कि टोटल कितनी 5 मेंबर की बॉडी हो गई। जो 4, एक सेकेंड इसमें देख लेते हैं हम लोग। स्पेशल पीरियड होता है जो प्रेसिडेंट करता है अपॉइंटमेंट में, उनके टेन्योर में लास्टिंग अप टू 5 एक्टिव फिस्कल ईयर्स में काम करता है ये लोग। उसके बाद में क्या होता है कि आर्टिकल 280 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें क्या मेंशन है कि चेयरमैन होगा और 4 अदर मेंबर्स होंगे जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। कहाँ है ये मेंशन? आर्टिकल 280 में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंडेड। इनमें से कौन से ईयर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड? इट वाज फाउंडेड ऑन 1950 में, क्योंकि 1952 में तो हमने इलेक्शन ही करवा दिए थे, हमारी सरकार ही बन गई थी। और 55 तो बहुत ही लेट हो जाएगा, और 47 में तो आज़ादी मिल रही थी, मिलते ही इलेक्शन कमीशन थोड़ी बना देंगे। और बना भी दी होती है अगर हमने 47 में, तो फिर 48 में चुनाव करवा देते। हमने 52 में क्यों सरकार बनाई फिर? तो करेक्ट आंसर विल बी 1950, ओके। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसका टेन्योर, इनमें से कितना टेन्योर होता है उसका, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको रिटायरमेंट एज पता है तो ये 65 होती है। सेंट्रल जो ऑफिसर्स होते हैं ना मोस्टली उनकी 65 ईयर्स एज होती है, ठीक है। तो इनको हटा दो। उसके बाद में अब तुम्हें टेन्योर पता होना चाहिए कि इट इज़ 6 ईयर्स नॉट 5 ईयर्स, ओके। 6 ईयर्स और 60 अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, या तो वो 65 के हो जाए या उनके 6 साल टेन्योर को ख़त्म हो जाए, जो भी पहले हो जाए इनमें से, ओके। चीफ इलेक्शन कमीशन की बात की है। वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इनमें से कौन सा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर नहीं होता है, ठीक है, हमसे ये पूछा है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये भी हो सकता है, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये भी हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये नहीं होगा। नाम पहली बात तो आपको देख के समझ आ जाएगा, ठीक है, कि सारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लेवल की बात कर रहे हैं और उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डाल दिया, तो अगर ये है तो यही ऑड वन आउट होगा इनमें से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो ये जैसे जो पिनाकल बुक है उसमें से सबका डिवीजन किया हुआ है, अलग अलग पार्ट्स बनाए हुए हैं। तो अभी हम इलेक्शन कमीशन बॉडीज़ का पढ़ रहे हैं, तो ऐसे अभी इलेक्शन कमीशन के कुछ क्वेश्चन आएंगे, फिर दूसरी बॉडी के आएंगे, तो हम इस हिसाब से चल रहे हैं, ओके। तो हम इसमें देख लेते हैं। द इलेक्शन कमीशन इज डील्ड विद पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 324 से 329, ठीक है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 324 से 329 तक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ ऑल्सो इन पार्ट 15, ठीक है। 15th पार्ट में है और आर्टिकल 324 से 329 के बीच में है। उसके बाद में द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश ऑन 25 जनवरी 1950। 50 तो हमें पता है, ठीक है, एज एन ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। 25 जनवरी है कि नहीं है, तो 25 जनवरी भी करेक्ट आंसर है। 25 जन को बनी थी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 2 देखो, 2 बहुत आ रहा है, 5 बहुत आ रहा है। 25 जन 1950, ठीक है। फिर पार्ट कौन सा? 5, 3 to 4 और 3 to 9, ओके। बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, UPSC is a constitutional body to conduct examination for appointments to the services of the union and the services of the state respectively under। जो UPSC वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है? 320, ओके। 320, तो हमारा हो जाएगा 320 करेक्ट। 324 पे तो इलेक्शन कमीशन ही आ रहा है। तो आगे देखते हैं, द UPSC Union Public Service Commission functions as the central recruitment agency while each state has its own public service commission। UPSC का तो हमें पता है, ठीक है, कि वो सेंट्रल लेवल का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो देखती है, और बाकी जो स्टेट है उनके पास अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनियन स्टेट एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन रिफ्लेक्ट्स द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट स्टेटमेंट है कि जॉइंट पब्लिक सर्विस वगैरह होना या स्टेट यूनियन का होना ये फेडरल कैरेक्टर को वो करता है, रिफ्लेक्ट करता है। बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा ऐसे लिखे हुए हैं, बट बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड, ये देखो इसका 315 से 323 जो है ना, देखो इसको ऐसा देखना,
14 में 315 से 323 यूपीएससी है, 15 से 23 में तुम यूपीएससी करो, और यूपीएससी नहीं निकले तो नेता बन जाओ, क्योंकि नेता में क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए होती है। 15, ठीक है, 15 नहीं, सॉरी, यहाँ 15 ही है, ठीक है। पार्ट 14, पार्ट 15, 14 में यूपीएससी, 15 से 23, और फिर 24 से 29 में तुम पॉलिटिक्स ट्राई करो, ठीक है। 14 और 15 ये पार्ट है और ये आर्टिकल्स है, ठीक है, याद रखना इनको। यूपीएससी पहले आ रहा है, पॉलिटिक्स बाद में आ रहा है, इलेक्शंस बाद में आ रहे हैं। ये थोड़ा ऐसे सीक्वेंस याद रखोगे तो क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया कम्स अंडर दी, अच्छा, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर जो है उनका जो ऑफिस है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। तो पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये करेक्ट आंसर होगा। होम अफेयर्स के अंडर आता है ये जो सेंसस कमिश्नर वाली जो चीज़ें होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, ठीक है। ये कब लेकर आए थे? 1961 में, ठीक है। ये जो हमने अभी देखा वो। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड अंडर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। सेम ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है वो फ्री लीगल एड के लिए एलिजिबल है करके, ठीक है। तो हमसे पूछा है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है उसके अंडर में इनमें से कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। एक तो है एक मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और उनके जो मेंबर है वो, तो ये करेक्ट हो गया। हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ें मेंशन है। फिर अ विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगार एज रेफर्ड इन आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 23 में ये है चीज़ें मेंशन है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो शिकार हुए हैं या जो भीख वगैरह मांगते हैं तो उन्हीं को चाहिए ना यार फ्री लीगल एड। जो जिनके पास कुछ भी नहीं है उन्हीं को फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक इंडस्ट्रियल वर्कमैन, ठीक है, वो भी जो जो वल्नरेबल होगा उसको मिलेगा, ठीक है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अ पर्सन अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट सच एज बीइंग अ विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर। तो ये भी करेक्ट है, जिसके पास जो मास डिजास्टर का शिकार हुआ है उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो दे कैन यूज दिस। तो ये चारों ही करेक्ट है। टू फाइल एनी केस इन सुप्रीम कोर्ट इफ एनी पर्सन नीड्स फ्री लीगल एड द पर्सन्स एनुअल इनकम मस्ट बी बिलो 10 लाख। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तुम्हें अगर कोई केस फाइल करना है और वहाँ पे पर्सन को फ्री लीगल एड चाहिए तो उसकी एनुअल इनकम 10 लाख से कम होना चाहिए। जब हमें पता है कि EWS बनाने के लिए भी 8 लाख से कम इनकम है तो इतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं रखेंगे वो 10 लाख वाला, ठीक है। ऐसे तो सब लोग इसी का वो यूज़ करेंगे। देन तो ई इनकरेक्ट हो जाएगा, तुम ई को हटा दो, उसके बाद में हमारा आंसर आ जाएगा ये ए वाला, क्योंकि ये तो हमें कन्फर्म ही है ना। ई को हटाते पहली बात तो आप दो ही ऑप्शन के साथ बचोगे, और ए का जब तुम्हें कंफर्म है तो तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है, ABCD, ठीक है। नालसा ओरिजिनेट कहाँ हुआ था? ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वाला, ये 1995 में आया था, ओके। एक्ट कब आया था? 1987 में, 1987। और ये कब आया था खुद? 1995 में, ओके। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, 1995, इसको याद रख लेना, ये इसको पूछा जा सकता है। द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, फाइनेंस कमीशन में कौन कौन मेंबर्स होते हैं, ठीक है। पहली बात तो हम ऊपर पढ़ गए थे, ठीक है। कौन से आर्टिकल में मेंशन था? वो आर्टिकल 280 में, कि एक होगा और 4 अदर पर्सन्स होंगे, यानी एक चेयरपर्सन 4 अदर मेंबर्स। ए विल बी द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा इनको, हमें पता है, और 5 फिस्कल ईयर्स के लिए, और बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ा भी सकता है। इसको ऐसे जैसे अपन ने यूपीएससी वाला याद किया था कि 14th में है, 15 में है, और 300 शायद वो था, 300 मेरे को आर्टिकल याद नहीं आ रहा, एक सेकेंड। 300 ये तो मुझे पता है, यहाँ पे था 300 14th था पार्ट यूपीएससी का, 15 था इलेक्शन का, 14 था, 323 तक था ये, 315 से 323, 15 से 23 तक तुम यूपीएससी करो, फिर 324 से 329 था इलेक्शन का। और ये जो फाइनेंस है ना, जब तुम अपनी सेविंग्स कब देख रहे हो, जब तुम 80 के हो रहे हो, तो ये हो जाएगा 280 विल बी द आंसर। 380 नहीं है, 280 है, कंफ्यूज नहीं होना है। द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन are mentioned in Article 281, which requires the President to lay them before both the houses of the Parliament with an explanatory memorandum, ठीक है। कि फाइनेंस कमीशन जो अपनी रिकमेंडेशन है वो आर्टिकल 281 के अंडर में देगा, प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट दोनों हाउस के अंडर में देगा, पार्लियामेंट के आगे रखेगा, प्रेसिडेंट रखेगा विद एन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम। तो ये करेक्ट है, 280 में हमने बनाया है, और रिकमेंडेशन 281 में दे देगा, ठीक है।
Article 282 and 283 deal with expenditure from union and state revenues and custody of the consolidated and contingency fund. 282 आर्टिकल और 283 बात करते हैं एक्सपेंडिचर जो यूनियन या स्टेट रेवेन्यू से लगे हैं, और जो कंसोलिडेटेड और कंटिजेंसी फंड है उनकी कस्टडी से रिलेटेड बात करते हैं. तो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. What is the maximum age for a member of a Joint Public Service Commission to hold his or her office as per the Constitution of India? Joint Public Service Commission तो 62 ईयर्स. सेंटर का मैंने बताया था मोस्टली 65 ईयर्स होता है. जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 62 ईयर्स ऑफ द एज. ओके, ये रहा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 62. स्टेट का भी 62 होता है. ओके, सेंटर का 65 है, यूनियन का मतलब. हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर हो जाएगा केसी नियोगी. ठीक है, ये योगी नहीं थे इसीलिए हमने इनको फाइनेंस दे दिया. ठीक है, योगी होते तो सब दान कर देते, इसको ऐसे याद रखना. ठीक है, योगी नहीं थे योगी ये, या फिर ये ओगी नहीं थे, कुछ भी करके तुम इसको बना लेना. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं. बाकी का पढ़ें अपन अगर, तो ये के संथानम जो थे वो सेकंड फाइनेंस कमीशन में थे. ठीक है, पहले हमने किसको दे दिया? योगी जी को. फिर हमने संता को ढूंढा. ठीक है, सेंट पहले हमने योगी को दिया, फिर हमने सेंट ढूंढा क्रिश्चियन टाइप्स. ठीक है, संथानम, और थर्ड हमने चंदा को दिया, और फोर्थ राजमन्नर. ठीक है, तो ये चारों का आपको याद रखना है. फाइनेंस कमीशन है. राजा को तो हमने 4th नंबर पे दिया. राजा खुद ही 4 लेटर्स का है, राजा, तो राजा को 4th नंबर पे हमने फाइनेंस दिया. चंदा को 3rd नंबर पे दिया हमने, और संथानम को 2nd में दे दिया. पहले योगी को दिया, फिर संता को दिया, फिर चंदा को दिया, फिर राजमन्नर. ठीक है, राजा को ऐसे याद रख लेना. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कौन से एक्ट के अंडर में एस्टेब्लिश हुई थी? हम अभी ऊपर पढ़ गए हैं. आप देखो PYQ कितना इंपॉर्टेंट है. हम अभी ऊपर ये कमीशन पढ़ा था और हमने इसका ईयर भी पढ़ा था. तो ये इसको पहले ही कर दिया था. हमने बोला था वुमेन को पहले किया है, ह्यूमन को बाद में किया है. हमने इसे ट्रिक्स भी याद किया था. तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में बना था. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं. और सेटअप कब किया गया था? 1992 में. एक्ट 1990 में ही आ गया था. ओके, और मिसेस जयंती पाटनिक जो थे वो इसके फर्स्ट फॉर्मल चेयरपर्सन बनाया गया था. ठीक है, जयंती पाठक, वुमेन की जीत हुई तो जयंती पाटनिक, ऐसे करके इसको याद रख लेना. विच ऑफ दी, एक सेकेंड होना इसमें, और नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंडिंग टू डिस्प्यूट्स कंसर्निंग रिक्रूटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ पब्लिक पर्सनल एट द सेंटर? ठीक है, इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है फॉर अटेंडिंग जो डिस्प्यूट, जो रिक्रूटमेंट पब्लिक पर्सनल जो होता है ना, सेंटर के जो सर्विसेज में काम करते हैं उनसे रिलेटेड, उनकी रिक्रूटमेंट या उनकी कंडीशन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स है, तो वो इनमें से कौन हैंडल करता है? तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल विल बी द आंसर. ठीक है, तो यही आंसर होगा. आपको नाम से समझ आ जाएगा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. ये कब बनाया गया था? 1985 में बनाया गया था. और आर्टिकल 323A जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक्सप्लिसिटली उसमें ऐड कर दिया गया था 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी जी के टाइम पे. ओके, और वैसे कब आया था ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? एक्ट से 1985 में, और कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ? आर्टिकल 323A में. ओके, नेक्स्ट देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट इलेक्शन कमीशन इन इंडिया करेक्ट है? कौन से? स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ इंडिया. जब सेंटर में प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है चीफ इलेक्शन कमीशन को, तो स्टेट में उसका काउंटर पार्ट कौन है? गवर्नर, तो गवर्नर ही करेगा. करेक्ट स्टेटमेंट. द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन टू लोकल बॉडीज इन द स्टेट. तो करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाता है. और हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. हु कंडक्ट्स इलेक्शन फॉर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया? इलेक्शन कमीशन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, कुछ समझाने वाला है भी नहीं. इलेक्शन कमीशन ही करवाएगा ना इलेक्शन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में. इन इंडिया विच मिनिस्ट्री इशूज द कॉइन्स ऑफ ऑल द डिनोमिनेशन? इनमें से कौन से मिनिस्ट्री कॉइन्स इशू करती है? ठीक है, तो आप खुद ही बता दो कौन सा आंसर हो जाएगा. एक्सटर्नल अफेयर, होम अफेयर, माइंस या फाइनेंस? फाइनेंस मिनिस्ट्री. कॉइन्स का पूछा है, ध्यान देना, रुपीज़ का मतलब नोट्स का नहीं पूछा है, कॉइन्स का पूछा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो कॉइन इशू करती है, जैसे कॉइन इशू करती है और 1 रुपये नोट भी करती है. ओके,
नेक्स्ट देखते हैं आरबीआई क्या करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिंट करती है, और आरबीआई जो है वो एक्चुअल जो डिस्ट्रीब्यूशन और सर्कुलेशन का जो काम कर रही है वो आरबीआई कर रही है। ओके, 4 मिंट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कहाँ कहाँ, मुंबई, अलीपुर कोलकाता, चेरापल्ली हैदराबाद और नोएडा यूपी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द चेयरमैन ऑफ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरपर्सन है उसको हटाने के लिए किसको ऑर्डर से हटा दिया जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, ये सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं, इनका कुछ नहीं चलता है। दूसरी चीज़ ये कि हटाने के लिए प्रेसिडेंट को आना पड़ेगा, चाहे स्टेट का चेयरमैन ही क्यों ना हो। ओके, गवर्नर नहीं हटा सकता है। अपॉइंट तो कर देगा स्टेट का गवर्नर, पर रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट। ओके, ये चीज़ याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, 280 में आर्टिकल में मेंशन है ये। The recommendation made by the Finance Commission are binding on the government and governor needs to grant funds according to the advice of the commission। ये चीज़ ध्यान देना, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट एक डिलिमिटेशन कमीशन ऐसी कमीशन है जिसका जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग होता है, उसको तुम लेकर कोर्ट में भी नहीं जा सकते कि इसने गलत एडवाइस दे दी। बाकी किसी भी कमीशन, मोस्ट ऑफ द 99% कमीशन ऐसी होती है जिनकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है, तो ये कैसे फाइनेंस कमीशन की बाइंडिंग होगी। फिर डिबेट कैसे होता है बजट पे, वो बात कैसे करते हैं बजट पे, वेट इतना लंबा प्रोसीजर क्यों चलता है। जो निर्मला सीतारमन आई उसको जो वो डिपार्टमेंट्स वो बनाते हैं, जो डिपार्टमेंटल कमिटीज़ बनाते हैं, उसको बनाने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ लाओ फाइनेंस कमीशन लाई, साइन करो, आगे भेजो फंड, इतना नहीं होता है। मतलब वो डिस्कस करते हैं, ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं होता है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बी हटाते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ए ओनली विल बी द करेक्ट आंसर, विच मीन सी गलत ही होगा, बट फिर भी हम देखते हैं। आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। 280 तो फाइनेंस कमीशन बनाता है, रिकमेंडेशन तो 281 में दी है, हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। तो ये चीज़ें याद रखने वाली होती है, PYQ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा 281। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया। इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 280 हम अभी पढ़ के आए हैं। ह्यूमन राइट्स ऑफ कमीशन नहीं है, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कौन सा आर्टिकल जो हम पढ़ के आए हैं अभी, 215 से 223, सॉरी 315 से 323 है। देखो मैं भी होगी ना कन्फ्यूज़, आपको बोला था कन्फ्यूज़ नहीं होना, बट मैं वैसे बता रही हूँ, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है 324 से 329। 280 तो फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो किसी एक्ट से आई थी, वो एक्ट आया था 1993 में, ठीक है। बाकी सारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही है। और जो ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी 315 में ही है, और यूनियन वाला भी 315 में ही है, ठीक है। इन विच ईयर डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री बिकम अ मल्टी मेंबर बॉडी। पहले सिंगल मेंबर बॉडी होती थी, फर्स्ट टाइम इसको मल्टी मेंबर बॉडी कौन से ईयर में बनाया गया था, ठीक है। तो राजीव गांधी जी के टाइम बनाया गया था 1989 में, ओके। वैसे भी ये ईयर बहुत दूर दूर है, किसी को बेसिक पॉलिटिक्स पता होगा तो वो कर लेगा ये कि राजीव गांधी जी के टाइम पे ये चीज़ें की गई थी। उस टाइम उनकी जो एज है ना वो भी वो कर दी थी, 21 साल था वोटिंग एज, उसको 18 कर दिया गया था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल द अडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय। पंचायत करेक्ट है ना, ग्राम सभा जो है जिसमें सारे एडल्ट होते हैं किसी एरिया के, तो वो एरिया जो है वो एरिया किसके अंडर में आता है, डिस्ट्रिक्ट के, सिटी के, स्टेट के या पंचायत के। तो ऑफकोर्स पंचायत के। ग्राम सभा नाम से समझ आ रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी वर्किंग अंडर द एजिस ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। पहली चीज़, इस चीज़ से ये याद रखना है कि जो BIS है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। अब पूछा ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो D विल बी द आंसर, ठीक है, कि ये कंज्यूमर अफेयर्स वाली जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में काम करता है। हम कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें एक बारी, बट याद रखना ये, ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम स्टेटमेंट्स में दे दे तो आप गलत नहीं करो। एक्ट कौन सी ईयर में आया था, 1986 में, और 2016 में हमने इसको अपडेट कर दिया गया था एज नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया, ओके। नेक्स्ट देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नीति आयोग, इनमें से कौन सा जो है वो नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल, करेक्ट है, प्लानिंग करना ही काम है, उसका प्लान्स बनाना ही काम है। टू डिज़ाइन एंड प्रिंट न्यू करेंसी नोट्स एंड टू ब्रिंग दैम इन सर्कुलेशन, नए करेंसी नोट को डिज़ाइन ये करेगा, प्रिंट भी ये करेगा, सर्कुलेशन भी ये लाएगा, तो आरबीआई क्या करेगा? बैठ के प्लानिंग करेगा या फिर क्वेश्चन पेपर चेक करेगा? तो बी विल बी द इनकरेक्ट आंसर, तो बी करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है तो बी करेक्ट हो जाएगा, बाकी दोनों करेक्ट हम पढ़ लेते हैं एक बारी। टू पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी दैट मे बी एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस, स्पेशल अटेंशन देना प्लानिंग में जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके लिए प्लान्स बनाना, तो हो गया करेक्ट। टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखो, द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शंस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द स्टेट्स, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन करवाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के स्टेट में, करेक्ट है, हम पढ़ के आए थे लोकल लेवल के इलेक्शन करवाता है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रोल्स, फिक्सिंग डेट्स फॉर नॉमिनेशंस एंड पोल्स एंड काउंटिंग वोट्स, जब इलेक्शन करवाए तो ये सारे काम भी यही करेगा, बोथ ए एंड टू आर करेक्ट। पर किसके इलेक्शन? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या जो लोकल बॉडीज है, अर्बन लोकल बॉडीज है, रूरल लोकल बॉडीज है, इनका, ओके। बाकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव के जो इलेक्शंस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड एवरी डैश ईयर्स बाय दी, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो हर साल, हर कितने सालों में बनाई जाती है, उसको कौन बनाता है? ठीक है, पहली बात तो हर 5 साल में बनाई जाती है, 2.5 साल में हमारे कोई इलेक्शन होता ही नहीं है, तो इसको हटाओ पहले, तो हर 5 साल में बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, क्योंकि वो स्टेट के लोकल इलेक्शंस का वो करता है। तो 442 हो गया हमारा, उसके बाद में 443, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स was established in 2007 अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, 2007 में बनाया गया था, 2005 के एक्ट के अंडर में, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, एक्ट 5 में आ गया था, बनाया 7 में गया था चाइल्ड राइट्स वाला, कहते हैं ना 5 साल के बच्चों के राइट्स की बात की थी, फिर हम 7 साल पे आ गए, इसका याद रखना 2005 2007। नेशनल कमीशन NCPCR अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, बोथ एंड टू आर करेक्ट। वट इज़ द टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, का जो चेयरपर्सन है उसका टेन्योर कितने साल का होता है? 3 साल का, ठीक है, 5 का भी नहीं, 6 का भी नहीं, 3 साल का, ओके। ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरपर्सन होता है उनका टेन्योर 3 साल का होता है। नेक्स्ट देखो, ये ना पहले क्या था, 5 साल का था, ठीक है, उसको 3 साल कर दिया 2019 में जो एक्ट आया था ना उसके अंडर में, और एज कितनी बताई गई है? 70 साल, या तो 70 साल या तो 3 साल उनका टेन्योर है। 70 रिटायरमेंट एज है, मतलब वो पद छोड़ने का जो ओल्डेस्ट एज है वो यही है। इन विच ईयर वॉज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एस्टेब्लिश इन इंडिया, हम अभी क्वेश्चन करके आए हैं कि जो नेशनल कमीशन ऑफ जो वुमेन है वो कौन से एक्ट में? 1992 में, ठीक है, इसी में वो पंचायती राज लेकर आए थे, उसमें 33% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व है, ये वो, तो ये याद रखना, ये जो ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी किया गया था, सो द आंसर विल बी 1992। इसमें मैंने क्या बताया था आपको, एक तो ये वुमेन वाला ये हुआ था, 33% पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वगैरह आ गए थे तो उसमें रिजर्व कर दिया गया था, और एक सिटीजनशिप वाला जो है ना उसमें ऐसे बोला था कि पहले ऐसा था कि फादर जो है वो तुम्हारा इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, बाद में ऐसे कर दिया था कि कोई भी पेरेंट हो, यानी तुम्हारी मम्मी भी अगर इंडियन ओरिजिन की है तो भी वो चलेगा। तो सारी चीज़ें जो वुमेन से रिलेटेड थी ना, तो 1992 के आसपास बहुत चीज़ें हुई थी ऐसी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द बांग्लादेश इज़ बंगाली, ठीक है, और उसके बाद में बोला है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान इज़, जो भी है नाम है ये, जोंखा, ठीक है। तो इसमें बोथ एंड भी आर करेक्ट है। तो बांग्लादेश जो है उसकी लैंग्वेज बंगाली है, ये इसमें कोई वो नहीं, आप ऐसे सोचोगे उर्दू होनी चाहिए। तो जो बांग्लादेश बना था ना एक सेपरेट स्टेट, वो लैंग्वेज के बेसिस पे होता कि बहुत कन्फ्यूजन होती कि उनकी लैंग्वेज वगैरह चेंज कर रहे थे, चीज़ें हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये भी करेक्ट स्टेटमेंट कि जो जोंखा है वो भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट, बाकियों की देख लेते हैं एक बारी। पाकिस्तान की उर्दू है, बुर्मीज़ म्यांमार के उसको बुरमा भी कहते हैं, तो बुर्मीज़ कोई उसमें डाउट नहीं है। नेपाली में नेपाल में नेपाली है ही, और मालदीव में क्या है? दिवेही, ओके, दिवेही और मालदीव में। श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर, श्रीलंका को कौन से ईयर में इंडिपेंडेंस मिली थी? तो ये मिली थी 1948 में, अपन से 1 साल बाद, ठीक है। ये ऐसे सोचना इंडिया यहाँ है, यहाँ पे चाहते 1 साल लग गया, तो 1 साल बाद 1948 में।
नेक्स्ट देखो, तो टू विच नेबरिंग कंट्री वॉज द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स सेंट इन द ईयर 1987? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स 1987 में हमने कौन सी कंट्री में भेजी थी? तो ये 10th का क्वेश्चन है, हम 10th में पढ़ते हैं। श्रीलंका में भेजी थी, और उसके बाद में जो राजीव गांधी है तो उनको बॉम्ब ब्लास्ट है वो कर दिया गया था, तो वो इसी वजह से था। दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। In which year was a new constitution adopted in Sri Lanka, creating Democratic Socialist Republic of Sri Lanka? नया कॉन्स्टिट्यूशन जो श्रीलंका में बनाया गया था वो कौन सी ईयर में बनाया गया था? तो इट वॉज डन इन 1978 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड नेपाल अडॉप्ट इट्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन? 1978 में उसने गया था, श्रीलंका ने गया था ना, अब हमें नेपाल का पूछा है, तो नेपाल ने कौन से ईयर में अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था? तो 2015 में। ठीक है, तो इट वाज डन इन 2015, इतना लेट जाके। ठीक है, और जो नेपाल में जो रूलर है ना, जो वहाँ के जो राजा है, वो उनका कनेक्शन राजस्थान के सिक्कर से है। जब मुगल्स वगैरह आ गए थे तो इन यहाँ का जो एक डायनेस्टी है वो वहाँ पे नेपाल में रूल करती है। तो आज भी ऐसा था कि जब नेपाल में कूप वगैरह, मतलब वो डेमोक्रेसी डिस्टर्ब हो गई थी, तो वहाँ का जो राजा है वो सिक्कर में आया था, राजस्थान के सिक्कर में, टू शरण लेने काइंड ऑफ। तो ये न्यूज़पेपर में आया था, तो आप पढ़ते तो आपको पता होता कि इनके राजा का लिंक कहाँ है? राजस्थान से, इंडिया से, मतलब जो इनके एंसेस्टर्स हैं वो यहाँ पे थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन।